हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, है ना। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा यूनिट के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटी, अपना फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस इसे अच्छे से एनालिसिस है, ठीक है, रहने देता हूँ। अब डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन है क्या, व्हाट इज डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, और हम पहुंचते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी में आपने पढ़ा दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा, ठीक है, दो तरीके के क्वांटिटी होते हैं, आपको पता है। एक है हमारा फंडामेंटल और सेकंड जो था हमारा वो था डिराइव्ड। कि दो क्वांटिटी था ना, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, तो फंडामेंटल के अलावा एक्सेप्ट फंडामेंटल जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारे कौन से क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। फिर से, फंडामेंटल के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो है डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इस पर कितना डिपेंड कर रहा है। डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो कितना उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी को डिफाइन करने के लिए हमें डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, टेंशन लेने का नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, अगर उसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, अगर डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ पावर रेज होगा। अभी बस आप समझ जाइए इसको, बाद में जब हम एक एक एग्जांपल लेंगे तो ये चीज़ बेटर समझ में आएगा आपको। मैं कह रहा हूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी पे कुछ पावर रेज होंगे। देखिए, ये मैं फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लो कि लेंथ का इक्वल्स टू क्या है हमारा L, यानी मीटर। इसकी यूनिट जो है वो मीटर है। अगर एरिया की बात करें तो मीटर स्क्वायर। पावर रेज हो रहा है, ये यूनिट पे रेज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो मीटर क्यूब। पावर रेज हो रहा है ना, पावर रेज होता जा रहा है। हमने यहाँ पे, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, दिस इज द यूनिट। लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है। एरिया की बात किया तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की बात किया तो हमने वॉल्यूम क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में आप एक्सप्रेस करते हो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, फंडामेंटल यहाँ पे क्या था, यूनिट मीटर, फंडामेंटल के ऊपर कुछ पावर रेज होंगे। उसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं, डिफाइन करते हैं। उसी पावर को हम डायमेंशन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब डायमेंशन के फिर से मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में जब हम शो करते हैं तो जितना उस पर पावर आता है फंडामेंटल पे,
उसे अपन कहते हैं उसका डायमेंशन है वो। क्लियर है? ठीक है, नहीं क्लियर है तो आगे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म डायमेंशन को आपने देखा। अब डायमेंशन के सिंबल्स क्या क्या हैं? ठीक है, डायमेंशन में सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं अपन। डायमेंशन में सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। तो गीला हो जाता है ये, तो इससे पहले हमारे देखते हैं क्वांटिटी कौन कौन सी है। तो फंडा यार फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में अपन लिखें तो पहले लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ मैं एक बार, लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो पहला हमारा क्या था? मास। दूसरा क्या था हमारा? लेंथ। तीसरा क्या था? टाइम। चौथा क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिफ्थ टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम। सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी। सेवंथ अमाउंट ऑफ मोल। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनके डायमेंशन लिख रहे हैं, उनका सिंबल क्या क्या होगा। ठीक है, तो इनका डायमेंशन हम यहाँ पे लिखते हैं। डायमेंशन के सिंबल, डायमेंशन की बात करते हैं। मास को अपन m लिखेंगे, लेंथ l, टाइम t। ठीक है, करंट को यहाँ पे आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो, A लिख सकते हो और I लिख सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर को आप यहाँ पे इसे केल्विन और इस तरीके से थीटा फॉर्म में लिख सकते हो। लुमिनस इंटेंसिटी ये कैंडिला CD, और अमाउंट ऑफ मोल को आप मोल इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप इसे नोट कर लीजिए और दिमाग में भी बिठा लीजिए, मतलब याद कर लीजिए इसे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि डायमेंशन की जहाँ तक बात हुई, डायमेंशन को आपने जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके डायमेंशन को आपने सिंपल तरीके से लिख लिया। अब आपने जो पढ़ा था डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन अगर डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ पावर रेज हो जाएगा। यही पढ़ा था ना हमने। तो मान लीजिए कि अगर सिंपल हम बात करें, इसे आपने नोट कर लिया। सिंपल अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ? L। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या है? L है। वही अगर हम एरिया की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। पावर आ गया ना, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर रेज हुआ, यही इसका डायमेंशन है। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो L क्यू, तो दीज आर द डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जितना पावर आ रहा है वो उसका डायमेंशन है, और यही डायमेंशन को डिफाइन करता है कि अगर डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर आ जाता है, उसी पावर को अपन क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। दैट्स इट। तो डायमेंशन के आपने ये नोट कर लिया, समझ गए। अब अपन डायमेंशन को एक एक टर्म लेते हैं और उसे सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट में आप वेलोसिटी लिखिए, फर्स्ट वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे अपन, ठीक है। वेलोसिटी हमने लिखा फर्स्ट, अरे यार फर्स्ट हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डिफिनीशन है वो आप जानते हो। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। आप यहाँ पे कहते हो कि v इक्वल्स टू dx बाई dt, v इक्वल्स टू dx बाई dt। ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायमेंशन आप बताइए, फाइंड द, यहाँ पर टर्म्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको उनके डायमेंशन बताने हैं, यहाँ पे उनका डायमेंशन बताना है। तो इनका डायमेंशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की, तो हमने लिखा l। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, टाइम की, तो यहाँ हमने लिखा t, ठीक है। तो इसका यूनिट डायमेंशन क्या हो गया, l t माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इस तरीके से डायमेंशन लिखेंगे आप। इसे कहीं कहीं आप देखोगे इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, m0 l t माइनस वन, ठीक है। तो m0 मतलब 1, मतलब इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं अगर उसके पावर 0 है तो सबके लिए वैल्यू 1 ही होगा ना। तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी का डायमेंशन डिफाइन किया। सेकंड टर्म कहते हैं कि एक्सेलरेशन का करने के लिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, dv बाई dt। एक्सेलरेशन के लिए के जो फॉर्मूला है वो क्या है, dv बाई dt। इसका फाइंड करना है कि इसके डायमेंशन क्या होगा। इसके डायमेंशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास है, अगर नहीं भी है तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dx। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dx। तो यानी कि l t, इसको ये कह सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे टाइम। बात समझ में आई, l t माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। मैं फिर से इसे कह रहा हूँ कि अगर आप वेलोसिटी की एक्सेलरेशन के डायमेंशन को फाइंड करना है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन t माइनस वन और नीचे t, ये हो गया हमारा l t माइनस टू। ये ऊपर जाएगा, -1 है, -2 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपने एक्सेलरेशन का भी फाइंड कर लिया। बातें समझ में आ रही है ना, वेलोसिटी का कैसे फाइंड किया, एक्सेलरेशन का कैसे फाइंड किया। अब इसके बाद अपन चलते हैं फोर्स की तरफ। अब इसके बाद अपन फोर्स के लिए फाइंड करते हैं कि फोर्स के लिए क्या होगा, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन क्या, डायमेंशन क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। अब इसके आपको फाइंड करना है कि इसके लिए इसका फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, मास का डायमेंशन क्या होता है, अभी आपने लिखा ना फंडामेंटल क्वांटिटीज में, डायमेंशन ऑफ द मास। डायमेंशन ऑफ द मास क्या था, मास का डायमेंशन हमारा क्या है, m। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, आपने फाइंड किया l t माइनस टू, यानी कि मास के लिए आपका जो डायमेंशन हो गया वो हो गया ये m l t माइनस टू, m l t माइनस टू हो गया इसका डायमेंशन। एक काम करते हैं, सारे डायमेंशन को हम यहाँ पर लिखते चलते हैं साइड में। इन सारे डायमेंशन कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे, ठीक है। हमने फाइंड किया वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए क्या था,
वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए ए इक्वल्स टू एल टी माइनस टू। आपने फोर्स फाइंड किया, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलने लगा होगा डायमेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपके जो फार्मूले दे रखे हैं उस सिंपल फार्मूले को लिखना है। उस फार्मूले पे जो भी आएगा वो डिराइव्ड या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी, उनके डायमेंशन को लिखने हैं। अगर आप फंडामेंटल की बात करते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखने की, डायमेंशन लिखने की बात, तो वो तो बहुत ईजी है, वो तो आपके पास पता है 7 तरीके के हैं और उनमें से कोई एक होगा, हम उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। लेकिन अगर डिराइव्ड होगा तो डिराइव्ड कुछ इस तरीके के फॉर्म में ही होता जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि इन सब टर्म को आपको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, आपको केवल फंडामेंटल डायमेंशन के सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अपना नेक्स्ट है वर्क की बात करें, नेक्स्ट जो है वर्क की बात करें, वर्क है ना। नेक्स्ट जो है अगर हम वर्क की बात करें, इंक खत्म हो गया शायद, वर्क की बात करें, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपने अभी कैलकुलेट किया एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, दोनों को साथ में कर देंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, समझ गए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप एक काम कीजिए, आप फोर्स का डायमेंशन याद रखिए। आप क्या कीजिए, फोर्स के डायमेंशन को याद कर लीजिए। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम एल टी माइनस टू फोर्स के डायमेंशन को आप याद कर लीजिए। बाकी मैं किसी और चीज़ के डायमेंशन को याद करने के लिए नहीं कहूँगा। अगर फोर्स का डायमेंशन याद हो जाएगा तो वर्क डन, एनर्जी, सबका आपको याद कर लोगे, ठीक है। वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या था, एम एल टी माइनस टू, एल और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर वस्तु क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, सेम एरिया एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एम एल, एक एल से एल कैंसिल, एल माइनस वन टी माइनस टू, समझ गए। एक एल से एक एल कैंसिल, एल माइनस वन ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो आपसे कहा जाए एनर्जी कैलकुलेट करना है, एनर्जी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एक एनर्जी है, आप मान लो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म जो है उसके लिए कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मास के लिए डायमेंशन एम, वी स्क्वायर के लिए, वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, आपने क्या किया था एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, वर्क और एनर्जी दोनों सेम है, डायमेंशन तो सेम है ना, दोनों के यूनिट भी सेम है ना। वर्क जूल में, एनर्जी जूल में मेजर करते हैं, तो यानी कि यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी टर्म के यूनिट सेम है, किसी भी क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट सेम है, तो उसका डायमेंशन भी सेम होगा, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट आते हैं, इस तरीके से कई डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत सारे डायमेंशन नहीं, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वहाँ पे यहाँ पे उसे कैलकुलेट करेंगे, और बाकी जो जब चैप्टर धीरे धीरे आगे चलता रहेगा
ठीक है, जब चैप्टर आगे चलता रहेगा, फिजिक्स आप पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे सारे टर्म्स आते रहेंगे। उन टर्म्स को हम डिफाइन वहाँ से उसकी यूनिट फाइंड करेंगे और साथ में उसके डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ और करते हैं, ठीक है। टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स के लिए क्या है? एम एल टी माइनस 2 और डिस्टेंस के लिए एल। यही हुआ ना, कुछ अलग हुआ? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। दिस इज द टॉर्क। टॉर्क के बाद अगर आपसे कहा जाए यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस के लिए आपको फाइंड करना है डायमेंशन क्या होता है। यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है? तो पहले तो आपको पता करना होगा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस y इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आप टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये y का डायमेंशन इसने पूछा है कि यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है। ये होता है, इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस के लिए जो फार्मूला है वो है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन के लिए जो फार्मूला है वो है हमारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ देखो ये लेंथ की बात हो रही, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेन का क्या डायमेंशन होगा तो नो डायमेंशन, दिस इज डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन है ही नहीं, इसकी यूनिट भी नहीं है, इसका डायमेंशन भी नहीं है। तो यानी कि अब स्ट्रेस पे जाते हैं, तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यानी कि क्या मतलब हो गया? इसका यूनिट के जो प्रेशर का है, प्रेशर का हमने क्या कैलकुलेट किया था? प्रेशर का हमने किया था फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि एम एल टी माइनस 2 बाई एरिया एल स्क्वायर, है ना। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हमने प्रेशर के लिए ये कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। क्यों सेम आ जाएगा? क्योंकि इनका फार्मूला सेम है, लेकिन प्रेशर और यंग मॉडुलस यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे यंग मॉडुलस टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर। यंग मॉडुलस जो है वो प्रेशर से डिफरेंट है। डायमेंशन इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि जो इसके फॉर्मूले में स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है। तो केवल यहाँ पे अपन फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेस का फार्मूला लगभग बराबर होता है। स्ट्रेस का फार्मूला जो है वो बराबर एक जैसा ये होता है प्रेशर के फार्मूले से, लेकिन प्रेशर और स्ट्रेस दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। प्रेशर और स्ट्रेस दोनों डिफरेंट टर्म है, ठीक है। फार्मूला सेम है लेकिन टर्म डिफरेंट है। ये हम जैसे ही हमारे चैप्टर में आएगा हम इसे भी समझ लेंगे कि ये डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट यंग मॉडुलस देख लिया आपने, टॉर्क देख लिया आपने, अब क्या देखोगे? ठीक है, अब कौन सा चलते हैं अपन लीनियर मोमेंटम पे। आपने लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू एम वी, ये कौन सा है? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम की बात करो, अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो वो हो जाता है हमारा एम वी आर, ठीक है। इन दोनों का डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसके लिए जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1। वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1 कैसे? इसके लिए वेलोसिटी dx बाई dt, ये l और ये t, ठीक है। एल टी माइनस 1 आ गया ना। अगर चीज़ें आपको याद ना रहे तो आप चीज़ों को टुकड़ों में डिवाइड करके उनका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ों को याद रखने के लिए। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, एम वी आर,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, इंटू एल टी माइनस वन इंटू एल, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर। एमओ फॉर्मूला तो याद होगा ना एंगुलर मोमेंटम का। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। चलिए अब कुछ टर्म्स को और डिफाइन करके अपन डायमेंशन एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। देखते हैं ये टर्म कितने देर में ख़त्म होता है, ठीक है। तो अब डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। मान लीजिए आपको कहा जाता है डायमेंशन कैलकुलेट कीजिए, फाइंड द डायमेंशन, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। पहला दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब Q, ठीक है। सेकंड दे रखा है पोटेंशियल यानी कि कैपिटल V। थर्ड दे रखा है कैपेसिटर, कैपिटल C। फोर्थ दे रखा है रेसिस्टेंस, कैपिटल R, ठीक है। इनका आपको फाइंड करना है कि क्या होगा डायमेंशन, इनका डायमेंशन फाइंड करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। और क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टू, आप कहते थे Q इक्वल्स टू आई टी, आपने पढ़ा होगा ना करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी, है ना। तो यही वो ये हो गया। अब मैंने आपको कहा था, याद रखना, याद करो कि मैंने आपको कहा था कि करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो डायमेंशन है उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, उसको आप चाहे तो कैपिटल A एम्पियर या फिर कैपिटल I, ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे I लेता हूँ, I लेते हैं अपन जनरली। तो हमने यहाँ कहा दिस इज I और टाइम के लिए T, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। फर्स्ट वाले का डायमेंशन ये इसका आंसर। सेकंड पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो है, पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क बाय चार्ज, W बाई Q, W बाई Q। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है W बाई Q, ठीक है। W यहाँ पे क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, ठीक है। W के लिए हमारा डायमेंशन क्या था, याद करो आप, अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जो डायमेंशन एनर्जी का था वही वर्क का था, तो वर्क इक्वल्स टू, वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए MLT माइनस 2 इंटू S इंटू L, तो ये हमारा हो जाता था ML स्क्वायर T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ, दिस इज द डायमेंशन ऑफ किसका, वर्क डन का। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप वर्क डन के लिए आप लिखते हो कि वर्क डन का जो डायमेंशन है वो है हमारा वर्क डन का जो डायमेंशन है वो है हमारा ML स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज के लिए क्या था, आपने अभी कैलकुलेट किया I इंटू टी। कंबाइन कर दो, आप कंबाइन करोगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा ML स्क्वायर T, ऊपर गया एक और बढ़ गया I माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए अब कैपेसिटर का एक फॉर्मूला याद करते हैं जो कि कैपेसिटर का कैलकुलेट करना है डायमेंशन। कैपेसिटर
तो आपको फार्मूला याद है Q इक्वल्स टू सी वी, Q इक्वल्स टू सी वी, है ना। अब यहाँ पर फाइंड करना है कि इसका डायमेंशन क्या होगा भाई। तो इसके डायमेंशन को फाइंड करने के लिए अपन ये लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू Q बाई वी। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज और दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल। इन दोनों का भी आपने कैलकुलेट किया हुआ था, उन वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। क्या था वैल्यू हमारा, ओ सॉरी मैंने मिटा दिया, कोई नहीं। तो इसके लिए Q के लिए क्या था हमारा I इंटू टी, ठीक है। और इसके लिए एम एल वर्क डन T माइनस 2 T माइनस 3 इंटू I माइनस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का डायमेंशन अभी आपने कैलकुलेट किया था ना, देखिएगा यही होगा। क्या किया था आपने, Q इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर T माइनस 2 और इसके लिए I इंटू टी, ठीक है। ये T ऊपर गया, एक बढ़ गया, I गया, माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सबको ऊपर कर दीजिए आप, तो ये टर्म जो हमारा हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 1 m l 2 माइनस 2, ये ऊपर जाएगा T 4, ये ऊपर जाएगा प्लस के साथ I स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। अब डायमेंशन किसका रह गया, रेसिस्टेंस का रह गया। तो रेसिस्टेंस के डायमेंशन के लिए V आपको फार्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर, फोर्थ वन का आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि R इक्वल्स टू वी बाई आई। V के लिए आपने फाइंड कर रखा है डायमेंशन, तो उस डायमेंशन को यहाँ पुट कर दीजिए, एम एल स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1 डिवाइडेड बाई I, तो ये ऊपर से चला जाएगा I का यूनिट, तो ये हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 2। समझ गए। मैंने कहा कि आपको फाइंड करना है कि ये इसका यूनिट क्या होगा, क्या नाम है, रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस के यूनिट को फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला लिख लिया V इक्वल्स टू आई आर। आर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा V बाई आई। V क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने फाइंड कर रखा है एम एल स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 1, फाइंड कर रखा है पहले ही आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और आपको पता है कि I का जो है डायमेंशन है वो हमारा क्या है I है। I ऊपर गया तो ये क्या माइनस साइन के साथ ऊपर जाएगा, तो माइनस 1 और माइनस 1 दो माइनस 1 होकर माइनस 2 हो जाएंगे, तो वही माइनस 2 मैंने लिख दिया। तो ये माइनस 2 डायमेंशन की बात हो गई, डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ कांस्टेंट हैं। उस कांस्टेंट को पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछे जा चुके हैं कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, वो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। कुछ कांस्टेंट का हम यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करने की कोशिश पहला हम लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आपको फाइंड करना है जी के लिए डायमेंशन। तो आपने लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ठीक है। तो आपके लिए फॉर्मूला है F इक्वल्स टू आप जानते हो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही है ना। दो पार्टिकल m1 m2 मास के किसी r डिस्टेंस पर अगर रखा हुआ है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन का फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो है F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब G का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो G का डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप क्या करो कि G इक्वल्स टू आप लिख दो F आर स्क्वायर m1 m2। F के लिए डायमेंशन आपको पता है, मैंने कहा भी है आपको कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद करना है, याद करके रखना है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, एम एल T माइनस 2
आर लेंथ उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम और एम, एक एम, ठीक है, एक एम से एक एम कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर, एक ऊपर जाएगा, नहीं सॉरी, एम एक ऊपर जाएगा तो -1, एक से एक कैंसिल, ये ऊपर गया तो -1 के साथ जाएगा, L3 T -2, यही होगा ना। देखिए कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। फोर्स के लिए ML T-2, L स्क्वायर M इंटू एम, एम से एम कैंसिल, एम ऊपर गया -n के साथ, L यहाँ L स्क्वायर और L क्यू और T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपने डायमेंशन फाइंड कर लिया। अब आते हैं सेकंड टर्म कैलकुलेट करते हैं कि अब सरफेस टेंशन की बात करते हैं कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, इनमें जो रेगुलर आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे कांस्टेंट हैं या कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन के लिए जो फार्मूला है वो हमारा है 4T/R। ठीक है, 4T/R। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, T इज़ द फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो फोर्स के लिए यहाँ कांस्टेंट है, मैंने पहले ही कहा तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो आपने टेंशन के डायमेंशन को लिखना है, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स, तो फोर्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया ML_T-2/L। तो ये हमारा क्या हो गया ML0T-2, है ना, L से L कैंसिल, ऐसे लिख लो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो MT-2। ठीक है, आपने ऐसे भी लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस टेंशन हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कुछ टर्म और हैं वो भी हम करते हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद आपको मान लो प्लैंक कांस्टेंट या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारे टर्म्स के यूनिट डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। तो क्या होगा, देखिए ऐसे तो करते रहें तो बहुत सारे डायमेंशन आप कैलकुलेट करते रहोगे, ख़त्म ही नहीं होगा, लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है, अपन 2-4 और करने के बाद स्टॉप करेंगे। और जब आप जो चैप्टर पढ़ते रहोगे उस चैप्टर में डिफरेंट फार्मूले आते रहेंगे, तो उन फार्मूलों को हम डिराइव करेंगे और उनसे वो हम उन फार्मूले से उनके यूनिट और डायमेंशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा पसीना आता रहता है। ठीक है, तो आपने 2 फाइंड किया, एक तो आपने फाइंड किया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और दूसरा फाइंड कर लिया आपने सरफेस टेंशन। तीसरा हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, हमने फाइंड करते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, जिसे आप H करते हो, इसे क्या लिखते हैं आप, H इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका E आया, E क्या है, एनर्जी है, तो H इक्वल्स टू आप लिख सकते हो E फ्रीक्वेंसी। E के लिए आपको पता है ML² T-2/टाइम -1। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या, 1/सेकेंड 1/T। ठीक है, तो आपने कहा T-1, ये ऊपर जाएगा, तो एक को कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा हमारा ML² T-1। एनर्जी मैंने आपसे कहा था ना, वर्क डन और एनर्जी का जो डायमेंशन वो सेम है, इसलिए क्योंकि उनका यूनिट सेम, तो डायमेंशन उस हिसाब से दोनों का सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब एक टर्म और आता है हमारा, चौथा टर्म से हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिखते हो एनर्जी इक्वल्स टू
3/2 kT। यहाँ पर जो फार्मूला देखिए, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रखोगे आप इसे फाइंड कर लोगे, आप फाइंड कर लोगे कि डायमेंशन इसका क्या होगा। अब यहाँ पे अगर k के डायमेंशन आपको फाइंड करना है तो k इक्वल्स टू आप क्या जानते हो, यहाँ गया 2/3 e और बाई t, ये कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एनर्जी के लिए डायमेंशन mL²T-2 और टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम नहीं है, दिस इज द टेम्परेचर के लिए आपने कहा था थीटा या केल्विन भी कह सकते हो। तो ये हमारा टर्म आ गया mL²T-2 -1 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद इसको जेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद हम फाइंड करते हैं एक टर्म और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन फाइंड करने के लिए, या फिर डायमेंशन एनालिसिस में हम इस फार्मूले का हम आगे भी यूज़ करेंगे। वो जो फार्मूला है वो है विस्कोसिटी। कहा देगा फिर विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन फाइंड करना। देखिए ये जो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ये जितने भी टर्म्स हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो उन फार्मूलों का यूज़ करके आप उसके डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना, कर सकते हो ना। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप डायमेंशन फाइंड ही नहीं कर सकते हो। कैसे निकलेगा, जब फार्मूला याद नहीं है तो डायमेंशन निकलेगा ही नहीं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए, डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। और फार्मूले कैसे याद होंगे, जब आप चैप्टर धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे, सारे फार्मूले याद आते जाएंगे, तो सारे फार्मूले धीरे धीरे याद होते जाएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे या फिर आपको। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ विस्कोसिटी की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का डायमेंशन फाइंड करना है। तो विस्कोसिटी के लिए जो फार्मूले होता है वो होता है हमारा F इक्वल्स टू विस्कोसिटी एरिया इंटू